सर एग्जाम चल रहे सबके। एग्जाम चल रहे हैं तो क्या हो गया। मैं कौन सा तुम्हारा 24 घंटे में से 20 घंटे खा जाता हूँ। हैं? नहीं सर, वो सब एनएम वालों का कुछ तो गंदा पेपर है कल, इसलिए सब लोग नहीं आए शायद। ये बैठी है ना एनएम वाली ऋचा। हाँ। हाँ सर, वो ज्यादा पढ़ती है। वो ज्यादा पढ़ती है। हर चीज का आंसर है, फिर मेरे पास में भी है आंसर। तू बहुत बड़ा बहानेबाज है। सॉरी सर, सॉरी सर। ठीक है, आ जाओ। सर है ना। Contract is an agreement which is legally enforceable. An agreement is said to be legally enforceable if it is made with lawful object, lawful consideration, made with free consent of the parties who are competent to contract, and the agreement has not been declared as a void agreement under the law. Okay. ये कर लिया, ये कर लिया। Let's start with this chapter, lawful object and lawful consideration. ट्री का लेफ्ट हैंड साइड बोलता है कि है ना, कंसिडरेशन का एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, दोनों पार्टीज के लिए कंसिडरेशन का एलिमेंट होना चाहिए। और ट्री का राइट हैंड साइड बोलता है कि सर लॉ न केवल कंसिडरेशन का एलिमेंट होना चाहिए पर वो लॉफुल कंसिडरेशन भी होना चाहिए। कानूनी तौर पे सही कंसिडरेशन भी होना चाहिए। कि सर कैसे? कि सर ऐसे कि हमारे एंसेल फर्नांडीज को पता पड़ा। क्या पता पड़ा? कि एक सरकारी डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जॉब्स आई हैं। ठीक है। एंसिल पहुंच गया इस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के एचआर मैनेजर के पास में। उसको बोला, मैं तेरे को 10 लाख रुपए दूंगा, तू एक सीट मेरे को दे देना। ओके। तो सर एग्रीमेंट तो बन रहा है दोनों पार्टीज के बीच में, लेकिन कैसा एग्रीमेंट बन आई एम सॉरी। लेकिन सर एग्रीमेंट जो बन रहा है, क्या इसमें दोनों पार्टीज के लिए लॉफुल कंसिडरेशन है कि सर एक पार्टी दूसरे पार्टी को जो 10 लाख रुपए दे रही है वो इन दी नेचर ऑफ ब्राइब है। सो कंसिडरेशन तो है पर लॉफुल कंसिडरेशन नहीं। पर लॉफुल कंसिडरेशन नहीं है। क्या ये बात समझ में आई आपको? यस सर। अब आ जाओ लॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए। ओके। हमारे कनव को एक बार जश पे इतना गुस्सा आया। ठीक है, कनव को जश पे इतना गुस्सा आया कि उसने मिस्टर एक्स को के साथ में एग्रीमेंट बनाया कि तुम जाके यदि जश को पिटाई लगा के आओगे तो मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा। ठीक है, अच्छे से मरम्मत करना जश की, तो मैं तेरे को 1 लाख रुपए दूंगा। ओके। सर सब कुछ है, ऑफर है, एक्सेप्टेंस है, प्रॉमिस है, दोनों पार्टीज के लिए कंसिडरेशन है, एग्रीमेंट है। लेकिन सर ये एग्रीमेंट लॉफुल ऑब्जेक्टिव के साथ में नहीं बन रहा है, किसी पर्सन या पर्सन की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए बन रहा है, तो वो लॉफुल ऑब्जेक्टिव नहीं है उस एग्रीमेंट का। ठीक है। तो सर ये एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट है, शुरुआत से गलत एग्रीमेंट है। जब लॉफुल ऑब्जेक्ट या लॉफुल कंसिडरेशन नहीं होगा, यानी कि ये वाला एलिमेंट मिसिंग हो जाएगा। जब ये वाला एलिमेंट मिसिंग हो जाएगा तो वो एग्रीमेंट यहीं पर आके रुक जाएगा, यानी कि शुरुआत से वॉइड एग्रीमेंट है, कभी कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं पाया वो, तो शुरुआत से गलत एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा। ओके सर। तो सर अब लॉफुल ऑब्जेक्ट का भी देख लिया अपन ने, कानून के हिसाब से सही होना चाहिए। लॉफुल कंसिडरेशन भी देख लिया कि सर कानून के हिसाब से, मतलब जो कंसिडरेशन है वो कानूनी तौर पे सही होना चाहिए, गलत तरीके का कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए। देखो जो भी एग्जाम्पल्स अपन अभी आगे करेंगे ना, उसमें ये थोड़ा सा जानना डिफिकल्ट हो जाएगा कि सर इसको लॉफुल अनलॉफुल ऑब्जेक्ट बोले या अनलॉफुल कंसिडरेशन बोले। इसमें कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है, बस अपने को ये ध्यान पड़ गया ना कि लॉफुल ऑब्जेक्ट या लॉफुल कंसिडरेशन नहीं है, यानी कि वो वॉइड एग्रीमेंट है। ठीक है सर? यस सर। ओके। तो आइए पढ़ना चालू करते हैं लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड लॉफुल कंसिडरेशन। देखो 6 इंस्टेंसेस ऐसे हैं जब
ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन अनलॉफुल होंगे अराउंड 6, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, 6 में फर्दर डिटेल्स हैं, 6 में फर्दर सब 9 पॉइंट्स हैं। तो सर मेनली ये फर्दर सब 9 पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो मेनली अपने को छोटा सा चैप्टर है, कोई बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, ये कवर करना है। और कभी कभार क्वेश्चन आता है इस पे से, कभी कभार आ जाता है। ठीक है, आइए करना स्टार्ट करते हैं लॉफुल ऑब्जेक्ट और लॉफुल कंसिडरेशन वाला चैप्टर। पढ़ना चालू कर भाई, कहा है क्या दक्ष अग्रवाल? हाँ sir. हाँ पढ़ना चालू कर बेटा। Meaning, according to the section 10, all agreements are contracts if they are made by free consent of the parties competent to contract for a lawful consideration and with a lawful object and are not hereby expressly declared to be void. जो मैंने ट्री का राइट हैंड साइड बताया वो कहाँ से आता है कि सर सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से आता है। तो सर ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स इफ 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये 5 चीजें यदि हैं तो। नेक्स्ट, The word object and consideration are not used synonymously, they are distinct in meaning. The word object means purpose or design, whereas the word consideration means something in return. ऑब्जेक्टिव तो किस पर्पस से आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है वो हो गया, और वेयर कंसिडरेशन मीन्स मैं आपको कुछ दे रहा हूं या देने का वादा कर रहा हूं, उसके बदले में मुझे क्या मिल रहा है, समथिंग इन रिटर्न, क्विड प्रो क्यू। ठीक है, नेक्स्ट। In some cases, the consideration of an agreement may be lawful, but the purpose for which the agreement is entered into may be unlawful, and vice versa. In such cases, agreement is void. Thus, both the object and the consideration should be lawful for an agreement to be valid. In some cases, consideration may be lawful, but purpose for the agreement for which the agreement is entered may be unlawful। यानी कि कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है, कंसिडरेशन तो सही है लेकिन ऑब्जेक्टिव गलत है। ठीक है, हमारे लिए जरूरी क्या है कि सर ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन दोनों लॉफुल होने चाहिए। एक लॉफुल है और दूसरा लॉफुल नहीं है तो वो कोई काम का नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कंसिडरेशन अनलॉफुल हो लेकिन ऑब्जेक्ट लॉफुल हो। तो सर ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ही कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट अनलॉफुल हो, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ही कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट लॉफुल हो। हमें तो ये फोर्थ वाला ऑप्शन चाहिए, पहला काम का नहीं, दूसरा काम का नहीं, तीसरा काम का नहीं, दोनों चीजें लॉफुल होनी चाहिए। जिस ऑब्जेक्टिव के साथ में कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं वो भी, और जिस कंसिडरेशन के साथ में कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं वो भी लॉफुल होना चाहिए। ठीक है, बोथ the object and consideration should be lawful for an agreement to be valid। पढ़ भाई नेक्स्ट। According to Section 23, an agreement enforceable by law must be for lawful object and consideration. If both the object and consideration of an agreement is not lawful, it is void. इट इज अ वॉइड एग्रीमेंट। शुरुआत से गलत एग्रीमेंट कहां से आ रहा है कि बोथ एन एग्रीमेंट एंड, देखो दो जगह से आ रहा है, सेक्शन 10 से भी आ रहा है और सेक्शन 23 से भी आ रहा है। सेक्शन 10 से भी आ रहा है कि एन एग्रीमेंट, ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स इफ दे आर मेड विद ला 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 ब्ला 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 लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड लॉफुल कंसिडरेशन। ठीक है, ये वहां से भी आ रहा है। और सेक्शन 23 से भी आ रहा है, एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ मस्ट बी फॉर लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। यदि दोनों के दोनों नहीं है लॉफुल, सो एग्रीमेंट इज नॉट लॉफुल, इट इज वॉइड एग्रीमेंट, शुरुआत से गलत एग्रीमेंट है। ठीक है, एग्जाम्पल वही है जो मैंने आपको सरकारी नौकरी के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए पैसा देने की बात कर रही थी, एग्जाम्पल वही है। ठीक है, पढ़ना। Example: a promise to obtain for B an employment in public services, and B promises to pay rupees 10,000 to A. Here, A's promise to obtain for B an employment in public services consideration for B's promise to pay rupees 10,000. The consideration is against public interest and therefore unlawful and void.
Why is the consideration against the public interest? Public interest क्या होता है कि सर आप पब्लिक में से किसी को मिलने वाली नौकरी के में से वो एक सीट छीन ले रहे हो अपने लिए पैसे के दम पे, तो इट इज दिस एग्रीमेंट इज अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट एट लार्ज एंड हेंस दिस इज अनलॉफुल एंड अ वॉइड एग्रीमेंट। शुरुआत से गलत एग्रीमेंट है ये, ठीक है। When the object and consideration is considered as unlawful, तो मैंने कहा 6 instances हैं, आपको याद रखने हैं कि सर डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं। When the object and consideration of an agreement are considered as unlawful, तो सर ये अपने को 6 देखने हैं, ठीक है। आइए देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, when it is forbidden by law, जब उस तरीके के एग्रीमेंट करने को कानून में मना कर दिया गया है, फॉरबिडन कर दिया गया है, तो फिर वो अनलॉफुल ऑब्जेक्ट वाला या कंसिडरेशन वाला है। कैसे? एक्स, वही एग्जांपल दिया था ना अभी, एक्स ने वाई को बोला 5 लाख रुपए दूंगा यदि तू जेड का मर्डर कर देगा, तो फॉरबिडन बाय लॉ है भाई। इस एग्रीमेंट का ऑब्जेक्टिव ऐसा है जिसे कानून में मना कर दिया गया है, जिसे कानून में मना कर दिया गया है, सो इट इज फॉरबिडन बाय लॉ, ठीक है। फॉरबिडन बाय लॉ मतलब या तो इट इज फॉरबिडन बाय एनी स्पेशल कानून लेजिस्लेशन, मना किया गया, या फिर इट इज पनिशेबल अंडर क्रिमिनल लॉ। जो भी इंडिया के क्रिमिनल लॉ है, पहले आईपीसी था, अब बीएनएसएस है, ठीक है। तो अभी अपने को हाल फिलहाल जो मई में एग्जाम के लिए अपियर होंगे उनको तो आईपीसी ही याद रखना है, क्योंकि अभी तक इंस्टीट्यूट ने चेंजेस बोले नहीं है, बोलेंगे तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट, इफ इट इज फॉरबिडन बाय एनी स्पेशल लेजिस्लेशन, कई बार क्रिमिनल एक्ट के अलावा भी बहुत सारे कानूनों में कुछ चीजें करने के लिए मना किया गया होता है, कोई दूसरे लेजिस्लेशन में या फिर एक्ट में या फिर कानून में, तो वैसा भी नहीं होना चाहिए। कानून कहीं पर कुछ मना कर रहा है तो वैसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उस ऑब्जेक्टिव या कंसिडरेशन के साथ में आपने एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है, मर्डर करना, बीटिंग करना वगैरह वगैरह, तो फिर इट इज फॉरबिडन बाय लॉ, ठीक है। एग्जाम्पल वही है, अंता ने बंता को बोला 1 लाख रुपए दूंगा यदि तू संता का मर्डर कर देगा, तो किलिंग इज प्रोहिबिटेड अंडर आईपीसी, देयरफॉर प्रॉमिस इज अनलॉफुल एंड दिस इज वॉइड एग्रीमेंट। शुरुआत से गलत एग्रीमेंट, क्योंकि इसका अनलॉफुल ऑब्जेक्टिव। सेकंड, कब किसी एग्रीमेंट का ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन अनलॉफुल होता है का सेकंड पॉइंट, पहला तो जब कानून में उसे मना कर दिया गया हो, दूसरा तो it is of such a nature that if permitted it would defeat the provisions of any law. It is of such a nature that if permitted it would defeat the provisions of the law. कहने का मतलब क्या है कि सर डायरेक्टली वो काम करने से मना नहीं किया गया है, मतलब डायरेक्टली कोई काम करने से मना किया गया है, लेकिन आप फॉर एग्जाम्पल पॉइंट नंबर ए से पॉइंट नंबर बी जाने को मना किया गया इस रास्ते से। आप इतने शाणे हो कि आप क्या करते हो, अच्छा पॉइंट नंबर ए से पॉइंट नंबर बी इस रास्ते से नहीं जाना है ना, तो आप एक दूसरे रास्ते से पॉइंट नंबर ए से पॉइंट नंबर बी चले जाते हो। तो सर आप काम तो वही कर रहे हो ना जो प्रोहिबिट किया हुआ है कि सर ए से बी पे नहीं जाना है, आप इस रास्ते से नहीं और दूसरे रास्ते से चले गए हो, तो सर डायरेक्टली तो आपने कानून नहीं तोड़ा। कानून क्या था, इस रास्ते से पे चल के पॉइंट नंबर ए से पॉइंट नंबर बी पे नहीं जाना है, पर आपने डायरेक्टली तो वो कानून नहीं तोड़ा, लेकिन इनडायरेक्टली आपने वही काम कर दिया जैसे कि कानून टूट रहा हो, बिना कानून को डायरेक्टली तोड़े। कैसे, आइए समझाता हूं। आप लोगों ने एक टर्म सुना है ना, बाईपास, बाईपास टर्म सुना है? एक तो वीडियोस ऑन कर लो अपने अपने, ऋचा जी, काबरा जी, प्रीशा जी, कविश देसाई, देसाई जी कहां पर हो? देसाई जी सोते सोते उठ रहे हो ऐसा क्या? मैं लोरी सुनाता हूँ क्या जिसको सुन के नींद आ जाती है? अरे कॉलेज 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 से आ रहा हूँ सर। हमारे यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रांड है, कविश कहाँ चला गया?
हमारे यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रांड है बीड़ी का जिसका नाम है देसाई बीड़ी, ठीक है। जस्ट लाइक ए सिगरेट, बहुत बड़ा है, अब मैं तो बता रहा हूँ इतना बड़ा है कि बहुत ज्यादा चलता है यहाँ पर। ऑल्दो इट इज नॉट गुड बट चलता है, वही ब्रांड है अपने आप में, ठीक है। तो बाईपास का क्या मतलब होता है समझना। सर ये है मुंबई और ये है पुणे। यदि आप मुंबई से पुणे जा रहे हो तो एक रास्ता तो डायरेक्ट जाएगा, जो थोड़ा यहाँ पर मुंबई यहाँ से यहाँ चल रहा है, फिर थोड़ा हाईवे आएगा, फिर उसके बाद में वापस पुणे का सिटी पार्ट चालू हो जाएगा, ये मुंबई का सिटी पार्ट, ये बीच का एरिया। तो आप भी समझते हो यदि आप इस रास्ते से मुंबई टू पुणे जाओगे तो रास्ते में पूरे शहर का, एक शहर का ट्रैफिक फिर दूसरे शहर का ट्रैफिक पार करते हुए जाना पड़ेगा, तो कितना घंटा लग जाएगा, बहुत सारा टाइम लग जाएगा सर मुंबई और पुणे के ट्रैफिक में। तो जनरली क्या होता है, यदि किसी को यहाँ से यहाँ जाना होता है तो उसके लिए एक बाईपास क्रिएट किया जाता है, अलग से रास्ता, जिससे वो बिना सिटी में घुसे ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट बाहर के बाहर ही पहुंच जाए, ठीक है सर। तो हो क्या रहा है, आप भले इस रास्ते से इस रास्ते पे नहीं जा रहे हो, आपने बाईपास कर दिया और आप इस रास्ते से वही ऑब्जेक्टिव अचीव कर ले रहे हो। दिस इज व्हाट इज बाईपास। एक और एग्जांपल देखो बाईपास का। हार्ट में अपनी बहुत सारी नर्व्स होती है ना, मेन जो नर्व्स होती है जो ब्लड सप्लाई करती है, वो है ना पॉइंट नंबर ए से पॉइंट नंबर बीच में उसमें क्लॉटिंग आ गया। क्लॉट मतलब समझते हो कि सर खून का थक्का जम गया, तो अब ब्लड यहाँ से इस वेसल में से ट्रैवल नहीं कर पा रहा है, ओके सर। तो डॉक्टर्स लोग क्या करते हैं, बाईपास सर्जरी करते हैं। बाईपास सर्जरी सुना है आपने, ओपन हार्ट सर्जरी। ओपन हार्ट सर्जरी में चालू दिल में आपके शरीर से एक पैर से एक वेन निकालते हैं, उसको पॉइंट नंबर ए से पॉइंट नंबर बी के बीच में कनेक्ट कर देते हैं चलते हुए हार्ट में। हार्ट खोल के बाहर आता है, चलते हुए हार्ट में वो लोग ऑपरेशन करते हैं इधर से उठा के एक सेकेंडरी, ताकि ये वाला रास्ता बाईपास हो जावे और खून पॉइंट नंबर ए से पॉइंट नंबर बी पे पहुंच जावे। दिस इज व्हाट इज बाईपास। तो अब कानून में, लॉ में मना किया गया है पॉइंट नंबर ए से पॉइंट नंबर बी के बीच में डायरेक्टली नहीं जाना है। आपने क्या किया, डायरेक्टली कानून तो नहीं तोड़ा लेकिन इनडायरेक्टली वो ही रिजल्ट कर लिया, इनडायरेक्टली वो ही काम कर लिया। जैसे आप पॉइंट नंबर ए से पॉइंट नंबर बी को बाईपास रास्ते के थ्रू वही ऑब्जेक्टिव अचीव कर ले रहे हैं, तो वो भी अनलॉफुल ऑब्जेक्ट और अनलॉफुल कंसिडरेशन ही हो जाएगा। कैसे, आओ समझते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सर एंसल, दक्ष, कविश, वीडियो ऑन करो रे। क्या हुआ कि हमारी प्रिशा है, चलो प्रिशा बहुत धन्ना सेठ है, धन्ना सेठ या जो भी बोल लो, मतलब पैसों में, जेबों में पैसे भरे हुए हैं, मतलब इतने भरे हुए हैं कि जेब अब बाहर गिरते रहते हैं हर समय, इतने पैसे भरे हुए हैं, ठीक है। अब इसने क्या किया, प्रॉपर्टी खरीदी एक। कहाँ पर प्रॉपर्टी खरीदी, इसने एक कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में एक फ्लैट लिया, ठीक है, बहुत अच्छी हाइट पे फ्लैट लिया, ओके। मुंबई के म्युनिसिपल लॉज बोलते हैं, म्युनिसिपैलिटी के लॉज बोलते हैं कि आप जो भी प्रॉपर्टी ओन करते हैं, मैं जस्ट एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूँ, हाँ। मुंबई के म्युनिसिपैलिटी लॉज बोलते हैं कि जो भी प्रॉपर्टी आप ओन करते हैं आपको उसका टैक्स भरना पड़ेगा, म्युनिसिपल टैक्स हर साल, ओके। नहीं भरा तो प्रॉपर्टी सीज कर ली जाएगी, ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट अपने पास रख लेगी और उस प्रॉपर्टी को ऑक्शन करेगी, नीलाम करेगी और अपना पैसा वसूलेगी, ठीक है। अब जो ज्यादातर अमीर लोग होते हैं ना, वो अमीर कैसे बनते हैं, देखो एक जनरलाइज्ड स्टेटमेंट दे रहा हूँ, अपने मन पे मत ले लेना कि कभी किसी का पैसा मार लिया, कभी किसी का टैक्स नहीं चुकाया, टैक्स चोरी कर लिया, ऐसे करके, ठीक है। तो अब प्रॉपर्टी तो खरीद ली भाई इसने, लेकिन क्या है, म्युनिसिपैलिटी टैक्स क्यों भरूं भाई, सरकार मुझे क्या ही प्रोवाइड कराती है, सड़कें गंदी रहती है, पानी आता नहीं है, बिजली कटती रहती है, तो मैं भी टैक्स नहीं भरूंगी। ऐसा कह के इसने अपने मन को समझा लिया कि टैक्स नहीं भरना है, ठीक है। 5 साल हो गए साहब, म्युनिसिपल टैक्स भरा ही नहीं, सरकार हर साल इसको नोटिस भेजती रहती थी, इसने नहीं भरा तो नहीं भरा, ये भी अड़ी हुई रहती है, ठीक है। नहीं लॉ पढ़ना होता है तो नहीं पढ़ती है। नेक्स्ट, अब सर मुंबई के म्युनिसिपल लॉज में एक प्रावधान था, एक सेक्शन था जो कहता था
कि है ना, यदि आपने कंटिन्यूस 5 साल तक म्युनिसिपल टैक्स भरने में डिफॉल्ट किया है तो आपकी प्रॉपर्टी जो है म्युनिसिपैलिटी सीज कर सकती है और उसका नीलाम करके ऑक्शन करके अपना जो भी 5 सालों का पैसा है वो वसूल सकती है। और जिसकी प्रॉपर्टी सीज करके ऑक्शन की जा रही है यानी कि प्रिशा, वो इस ऑक्शन में अपनी प्रॉपर्टी को वापस पाने के लिए बोली नहीं लगा सकती है। बात समझ में आई? 5 साल तक टैक्स नहीं भरा तो प्रॉपर्टी सीज होगी, ऑक्शन होगी, उसमें से सरकार का जितना पैसा है वो रखेगी, बाकी ठीक है, बाकी का अभी कुछ नहीं, पर सरकार उसको अपने पैसे के लिए ऑक्शन कर सकती है और जिसकी प्रॉपर्टी लेके ऑक्शन की जा रही है वो उस ऑक्शन में पार्ट नहीं ले सकता है। यानी कि प्रिशा इज बैंड फ्रॉम टेकिंग पार्ट इनटू दिस ऑक्शन। सही में यही हुआ। प्रिशा ने अपनी एक दोस्त रिचा से संपर्क किया और बोला, देख मैं डायरेक्टली प्रॉपर्टी में तो ऑक्शन नहीं कर सकती, तो एक काम करते हैं, तू बोली लगा लेना, तो जितने रुपए में बोली छुड़ाएगी उतने रुपए में तू मैं बाद में तेरे से खरीद लूंगी। ठीक है? ठीक है साहब। रिचा ने भी अपना वो मित्र धर्म निभाने के लिए हाँ बोल दिया। ऐसा ओके सर। पॉइंट नंबर ए से पॉइंट नंबर बी पे जाने में कानून ने मना किया था, लेकिन आपने बाईपास करके वही चीज कर ली, अचीव कर ली। इनडायरेक्टली यू आर डिफीटिंग द लॉ। इनडायरेक्टली यू आर डिफीटिंग द लॉ और नॉट। पहला पॉइंट क्या पढ़ा था अपन ने? लॉफुल ऑब्जेक्ट और लॉफुल कंसिडरेशन नहीं होने का, कि डायरेक्टली यू आर डिफीटिंग द लॉ। सेकेंड पॉइंट इज इनडायरेक्टली यू, आप कानून तो नहीं तोड़ रहे हो बट इनडायरेक्टली यू आर डिफीटिंग द लॉ। देखो फर्स्ट पॉइंट, इफ इट इज फॉरबिडन बाय लॉ तो वो लॉफुल ऑब्जेक्ट या लॉफुल कंसिडरेशन नहीं है। इफ इट इज ऑफ सच अ नेचर इफ परमिटेड वुड डिफीट द प्रोविजंस ऑफ लॉ। क्या बोलता है? एन एक्ट इज नॉट एक्सप्रेसली फॉरबिडन बाय लॉ, डायरेक्टली मना नहीं किया गया है, लेकिन हाउएवर इफ दैट एक्ट इज परमिटेड इट वुड डिफीट द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ। वो कानून के प्रोविजंस को इनडायरेक्टली पॉइंट ए से पॉइंट बी बाईपास के थ्रू आप पहुंच रहे हो, वो कानून का प्रोविजन डिफीट हो रहा है उससे। ठीक है? चलिए, ये वो वाला एग्जाम्पल है। दक्ष अग्रवाल पढ़ ले, ये जो एग्जाम्पल मैंने तुमको समझाया वही है, पहले ये एग्जाम्पल पढ़। A's estate वाला ना सर? हाँ हाँ। A's estate is sold for arrears of revenues under a law by which the defaulter is prohibited from purchasing the estate. B, upon an understanding with A, becomes the purchaser and agrees to convey the estate to A upon receiving from him the price which B has paid. The agreement is void as it renders it the transaction, in effect, a purchase by the defaulter and would so defeat the objective of the law. एंड वुड सो डिफीट द ऑब्जेक्ट ऑफ लॉ। वही है, डायरेक्टली मना किया गया था, इनडायरेक्टली कर लिया अपने फ्रेंड के थ्रू। ठीक है? एक मिनट। हाँ, ठीक है। दक्ष अग्रवाल बोल, क्या हुआ? सर इसमें बी को ए ने बी को बोला कि जो भी ऑक्शन का प्राइस मनी आता है, मतलब जितनी भी नीलामी लगती है उसका पैसा मैं दे दूंगी और वो प्रॉपर्टी मेरे नाम पे हो जाएगी, करेक्ट? पहले रिचा खरीदेगी, मतलब प्रिशा और रिचा में, प्रिशा तो बोली में पार्ट ले नहीं सकती, लॉ ने प्रोहिबिट किया हुआ है। उसने रिचा के साथ में क्या एग्रीमेंट किया? तू बोली में ले लेना, उसको खरीद लेना, जो भी प्राइस लगती है उतने में मेरे को बेच देना। तो मतलब पहले प्रॉपर्टी प्रिशा के नाम पे हुई और रिचा के फिर नाम प्रिशा, पे। हाँ सॉरी, रिचा के नाम पे हुई और फिर रिचा ने प्रिशा को बेची। हाँ, ठीक है, वो नहीं कर सकते। वो नहीं कर सकते। डायरेक्टली वैसा ही हो गया ना जैसे प्रिशा ही ऑक्शन में पार्ट ले रही हो। समझ गया? ठीक है। क्या हो गया भाई रिचा जी, प्रिशा जी? हम्म। सच में एक खुद को धन्ना सेठ समझ रहा है, दूसरा समझ रहा है हाँ मैं उसकी प्रॉपर्टी जाके छुड़ा रही हूँ। ऐसा तो नहीं हो रहा है? चलिए कोई बात नहीं। ये एग्जाम्पल्स में कैरेक्टर्स में आपका नाम इसलिए लिया जाता है, कुछ जगह एंसल का, कुछ जगह जश का, कुछ जगह कविश का, कुछ जगह ऋचा जी का, कुछ जगह प्रिशा जी का, इसलिए लिया जाता है क्योंकि जब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आए ना तो वो सीन आंखों के सामने घूम जाए कि हाँ रिचा और प्रिशा ने मिलके एक प्रॉपर्टी ऐसे ऐसे की थी। डायरेक्टली याद आ जाएगा इसलिए। नहीं तो मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, राम श्याम तो चलता ही रहता है यार। ठीक है?
फिर याद कैसे रहेगा कि जश की एक गर्लफ्रेंड थी जिसको उसने ऐसा ऐसा बोल दिया, ऐसा एकदम से याद आएगा? आसमान से चांद और सितारे तोड़ के लाने का वादा कर दिया जश ने उसको, तो एकदम से उसको समझ जाना चाहिए था फ्रेंडी को कि ये फर्जी आदमी है। क्यों फर्जी आदमी है? कि ही इज एग्रीइंग टू डू एन इम्पॉसिबल टास्क। तो एग्रीमेंट टू डू एन इम्पॉसिबल टास्क इज अवॉइड एग्रीमेंट। थोड़ी बहुत भी लॉ पढ़ी हुई होती तो समझ जाती फर्जीवाड़ा हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए भाई मेरे एग्जाम्पल्स को है ना बुरा मत लगाना, हो पर्सनली मत ले लेना, ठीक है? जश कहाँ चला गया? यस सर। ठीक है, ओके। कि सर बाय द टाइम अपना कोर्स खत्म होगा आप मेरी गर्लफ्रेंड छुड़वा के ही मानोगे। हाँ चलिए आ जाओ, आगे आ जाओ। नेक्स्ट, तो सर एक और इस पे एग्जाम्पल है, दक्ष अग्रवाल ये भी पढ़ ले यार। A and B agrees to carry on business with an agreement that they would not enter into some of business transactions in books of accounts with a view of evading tax. One of the partners brought an action against the other for recovery of amount due to him, held the same was not enforceable because it was aimed at defeating provisions of tax laws. देखो ए और बी ने मिलके पार्टनरशिप में धंधा चालू किया। बोला ये 10 तरीके के ट्रांजैक्शंस तो अपन है ना बुक्स में एंटर करेंगे कि हाँ हम ये कर रहे हैं, और ये 4 तरीके के ट्रांजैक्शंस अपन ऐसे ही कर लिया करेंगे ना, तो बुक्स में कभी बताएंगे, और उनसे जो भी प्रॉफिट जनरेट हो रहा है 50-50 बांट लेंगे। इस चीज का ऑब्जेक्टिव क्या है? इस चीज का ऑब्जेक्टिव क्या है? टैक्स इवेजन, टैक्स की चोरी करना। टैक्स इवेजन एक अलग चीज होती है और टैक्स अवॉइडेंस एक दूसरी चीज होती है। टैक्स इवेजन इलीगल चीज है, गलत चीज है। टैक्स अवॉइडेंस लीगल चीज है। सर ये क्या मतलब हुआ? टैक्स अवॉइडेंस तो ये होता है, मान लो आपके है ना 5 लाख रुपए की इनकम है जिस पे टैक्स लगेगा। ओके सर, आपने यदि 1 लाख रुपए की इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली है, इंश्योरेंस प्रीमियम भर रहे हो, तो आपकी इनकम में से ये 1 लाख रुपया कम करके केवल 4 लाख रुपए पे ही टैक्स लगाया जाएगा। तो ये तो आप टैक्स को लीगली अवॉइड कर रहे हो। तो टैक्स अवॉइडेंस हमेशा लीगल होता है। टैक्स इवेजन यानी कि बनता है लेकिन आप उसको चोरी कर ले रहे हो, छुपा ले रहे हो। कैसे? कोई पॉलिसी वॉलिसी नहीं ली आपने, अपनी इनकम ही 4 लाख रुपए बता दी, कम बता दी, यानी कि आप टैक्स को इवेड कर रहे हो, ठीक है? छुपा रहे हो, चोरी कर रहे हो। ये लीगल है, ये इलीगल है, ठीक है? ध्यान रखना। तो अब इन्होंने टैक्स इवेजन के लिए एग्रीमेंट कर लिया, बाद में ये पैसा बी ने ए को पूरा नहीं दिया, तो इसने इस पे केस ठोका कि देख 50% की बात थी, इसने नहीं दिया। सर ये एग्रीमेंट किस चीज के लिए बन रहा है? टैक्स इवेजन को इनडायरेक्टली हेल्प कर रहा है। ये एग्रीमेंट जो है ना कि इन 4 पे नहीं करेंगे, ये टैक्स एवेजन को इनडायरेक्टली हेल्प कर रहा है, इसलिए ये एग्रीमेंट कोर्ट्स में एनफोर्सेबल नहीं होगा। इसका लॉफुल ऑब्जेक्टिव नहीं है, टैक्स चोरी करने का ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, 2 एग्जाम्पल, ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल ये प्रिशा और रिचा वाला है, ध्यान रखना। तीसरा इंस्टेंस जहां पर लॉफुल ऑब्जेक्ट या लॉफुल कंसिडरेशन नहीं होता है कि सर व्हेन दैट एग्रीमेंट इज फ्रॉडुलेंट, किसी के साथ में धोखा करने के लिए बनता है, तो दैट एग्रीमेंट इज नॉट हैविंग लॉफुल ऑब्जेक्ट और lawful consideration. So an agreement with intention to defraud the others like creditors, revenue authorities, general public, it is a void agreement. शुरुआत से गलत एग्रीमेंट है। कि सर 3 दोस्त आए, कैसे? जश शाह, दक्ष अग्रवाल और कविश देसाई, ठीक है? 3 दोस्त हैं, त्रिमूर्तिस। इन्होंने आपस में एग्रीमेंट किया, हम तो डिपॉजिट्स लेंगे, थोड़े टाइम लोगों को ब्याज देंगे, उसके बाद में अपना अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही है डिपॉजिट्स लेके भाग जाना। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही है, और जो भी इस फर्जीवाड़े से, फ्रॉड से गेन होगा वो अपन 33% बांट लेंगे। ओके ठीक है। तो सर ये कैसा एग्रीमेंट है? फ्रॉड्यूलेंट नेचर का एग्रीमेंट है। किस नेचर का एग्रीमेंट है सर? फ्रॉड्यूलेंट नेचर का एग्रीमेंट है, जिसका ऑब्जेक्टिव फ्रॉड करना है। तो सर क्या ये लॉफुल ऑब्जेक्ट या लॉफुल कंसिडरेशन के साथ में बन रहा है? नहीं सर, दिस इज नॉट हैविंग अ लॉफुल ऑब्जेक्ट।
ठीक है, तो इफ इट इज फ्रॉडुलेंट एग्रीमेंट विद इंटेंशन टू डिफ्रॉड द अदर्स, सर उसका लॉफुल ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन नहीं होता है. ए बी एंड सी एंटर इनटू एग्रीमेंट फॉर शेयरिंग गेन्स एक्वायर्ड बाय फ्रॉड. 33 तीनों शेयर कर लेंगे, लोगों से धोखा करके लेके पैसा भाग जाएंगे, 33 कर लेंगे और बस दैट इज फ्रॉड करेंगे लोगों के साथ में. तो कैसा एग्रीमेंट है? वॉइड एग्रीमेंट है. क्यों? क्योंकि लॉफुल ऑब्जेक्टिव नहीं है. पॉइंट नंबर 4, if that agreement involves or implies injury to a person or property of another. देखो वर्डिंग्स बहुत ध्यान से समझना. if that agreement involves or implies injury, किसी को नुकसान पहुंचाना. क्या किसी आदमी को ऐसा एग्रीमेंट बना रहे हो जो किसी आदमी को या उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहा है? तो ठीक है सर, कैसे? कि सर एक बार श्रुति खरतड़े ने एक ढाबा खोला, होटल खोला. ठीक है, इसने कहा बहुत सीए हो गया, मैं पक चुकी हूँ, अब मुझे खाना पकाना है, मैं नहीं पकूंगी. ठीक है, तो इसने एक होटल खोला. ओके सर. अब जहां पर श्रुति खरतड़े पहुंचेगी वहां इसके चाहने वाले, मतलब इसके दोस्त दुश्मन सब पहुंचेंगे. ठीक है सर. तो जब मान लो श्रेया बियानी ने देखा, अरे इसने होटल खोला, बहुत चल रहा है, तो बियानी साहब ने भी उसके ठीक सामने जगह किराए पे लेके दूसरा होटल खोल लिया. ओके सर. बेचारी इसका अच्छा चलता हुआ होटल को उसने आके और सारा मतलब मेहनत इसने की उस जगह को चमकाने में, सेकंड मूवर एडवांटेज इसने ले लेगी. बस मेहनत उसने की, लोग आने लग गए, तो सामने का सामने एक और होटल खोल लिया. यस सर. तो सर अब खरतड़े जो है उसको गुस्सा आया. श्रुति खरतड़े ने एक गून मिस्टर एक्स को एम्प्लॉय किया. क्या? कि जाके इसके होटल में एक दिन हंगामा करके तोड़ फोड़ करके आ जाओ. ठीक है, तो सर ये एग्रीमेंट इज इन्वॉल्विंग इंजरी टू द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर पर्सन. या फिर उसने ऐसा किया कि जाओ और इसको थोड़े बहुत थप्पड़ वप्पड़ लगा के आ जाओ. ठीक है, तो अभी महीने भर शांति रह जाएगी, जब तक ये मतलब थप्पड़ों का असर रहेगा तब तक. So that this agreement is either involving injury to a particular person or his or her property. It is not having a lawful object or lawful consideration. ठीक है? If an agreement involves or implies injury to a person or property of another person. ठीक है? सो कैसा एग्रीमेंट हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा. तो इसमें गुण ने कर भी दिया और बाद में श्रुति खरतड़े ने पैसा नहीं दिया, तो ये कैसा एग्रीमेंट है? कि सर वॉइड एग्रीमेंट है. क्या ये इसको कोर्ट में एनफोर्स करा सकता है? नहीं. या फिर गुण ने इससे पैसे लेके और फिर तोड़फोड़ नहीं करी या थप्पड़ वप्पड़ नहीं लगाया, तो क्या ये कोर्ट में ले जा सकती है? नहीं सर, वॉइड एग्रीमेंट है, कोर्ट में एनफोर्सेबल ही नहीं है. ठीक है. फिफ्थ, अरे भाई समझ में तो आ रहा है? दक्ष अग्रवाल, जश शाह, कविश, श्रुति खरतड़े, कनव आ रहा है. हाँ सर, ये ऐसे एग्जाम्पल्स बड़े अच्छे लगते हैं जिसमें कोई किसी को थप्पड़ लगा रहा है, कोई होटल खोल रहा है, कोई बदले निकाल रहा है कविश, कनव? हाँ सर, लाइव स्टोरी चल रही है. नेक्स्ट, कावरा जी. श्रेया बियानी, श्रेया बियानी तेरी दोस्त नहीं आई आज? यस सर. बियानी तेरी दोस्त नहीं आई, पता नहीं तेरे को? नहीं, उससे बात नहीं हुई आज. अच्छा, कैसी दोस्त है तू? दोस्त की खबरचार ही नहीं रखती है अपने. नेक्स्ट, कावरा जी. बोलो सर. आपके घुंघराले बालों के थोड़े दर्शन नहीं हुए आज, करा दीजिए, वीडियो ऑन कीजिए. सर मैं डेटा पे हूँ तो अभी हैंग होने लग जाता है फिर. अच्छा, पापा को बोलूंगा ना कि डाटा का बहाना बनाया जा रहा है, तो आटा बंद कर देंगे अभी तेरा, रोटी नहीं देंगे फिर. बात करूं? नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है. हाँ, तो चलो चुपचाप डेटा पे ऑन करो. रात को चैटिंग थोड़ी कम कर लेना, वीडियो चैटिंग. ठीक है, आ जाओ, नहीं तो पता पड़ेगा ट्रेस पासिंग करके जाना पड़ रहा है एक माइनर को. क्या बताया था ट्रेस पासिंग क्या होती है, जो राघव काबरा करके जा रहा था? व्हाट इज ट्रेस पासिंग? बता भाई दक्ष अग्रवाल. Sir, tort. Yes, it's a tort. Tort means civil wrong. Can minors be made liable for
टॉर्टियस एक्ट्स, यस, भले कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो लायबिलिटी नहीं होती है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते, पर क्या टॉर्ट्स के लिए माइनर्स को लायबल बनाया जा सकता है? बिल्कुल सर, यस। राघव काबरा का घर, राघव काबरा की फ्रेंडी का घर, बीच में किसका घर? बीच में एंसल का घर, ठीक है। तो ये क्या करता था, डायरेक्टली गेट टू गेट जाएगा तो जूते पड़ जाएंगे घर वालों से, तो छत पे से इधर डाक के चला जाता था एंसल की घर, ठीक है। एंसल का घर डाक के फ्रेंडी के घर चला जाता था। तो ट्रेसपास कर रहा है एंसल के घर से, सिविल रॉन्ग है, उसके लिए राघव काबरा भले ही माइनर है जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। पढ़ाया था ना।